Hello everyone, I am Manisha, Assistant Professor of Mathematics from Government College for Women Gurauda. Students, हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनके वेरियस मेथड्स क्या हैं। तो उनमें से पहले हम ये 4 मेथड्स अभी तक पढ़ चुके हैं। बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंटीग्रल included in the CF is known. Okay. Second method by removing the first derivative and changing dependent variable. Third method is by changing the independent variable. And fourth is method of variation of parameters. Now the fifth method is by the method of undetermined coefficient. ये method हमने अभी आज के लेक्चर में सीखना है, देखना है कि किस तरह से undetermined coefficient की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले रेफरेंसेस में कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एस चांद, ये एक बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड है एस एल रोज की डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बुक मैं रिकमेंड करूंगी फॉर इंसाइट फॉर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इसके लिए आप ये बुक फॉलो करें, एस एल रोज। थर्ड है न्यू कॉलेज की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस बुक आई विल रिकमेंड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ओके, सो अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट, ये मेथड है क्या, हाउ यू कैन अप्लाई दिस मेथड टू सॉल्व अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ देखिए, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट और जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैंने एफ डी सम फंक्शन ऑफ डी टाइम्स ऑफ वाई लिख दिया है इक्वल्स टू क्यू एक्स। ओके, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस से क्यू डैश में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड क्यू ले ली है यहाँ पे, इक्वल्स टू सम क्यू, और आर भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को मैंने फंक्शन ऑफ डी लिख दिया है, फंक्शन ऑफ डी टाइम्स वाई इक्वल्स टू क्यू, और वो क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होता है इसलिए क्यू एक्स। सो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट में देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो जिस तरह से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा था, उसमें भी वो मेथड यूज करते हैं हम ओनली टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन सीएफ इज नॉन। ओके, तो लाइकवाइज ही व्हेन सीएफ इज नोन, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो मेथड यूज हम करेंगे अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट होगा वो। तो उसके अंदर देखिए, सेकेंड थिंग टू कैलकुलेट, सॉरी फर्स्ट थिंग टू कैलकुलेट पी आई, और इसमें पी आई के लिए हम कुछ अजम्पशन लेंगे। हमें पी आई नहीं पता, हम कुछ अजम्पशन लेंगे जो क्यू एक्स दिया है, पी आई को हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन और है, वो है कि आपके पास जो आप पी आई आप चूज कर रहे हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो क्यू एक्स में जो टर्म है उन्हीं से रिलेटेड हम पी आई चूज करते हैं। क्यू एक्स की टर्म की हेल्प से ही हम पी आई यहाँ पे चूज करते हैं। सो आपके पास जो क्यू एक्स की जो टर्म है वो आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब उनके डेरिवेटिव, फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव उसके आने चाहिए। ओके, और जैसे अब साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने किया कोस एक्स, देन कोस एक्स आ गया, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव आप किया माइनस साइन एक्स, देन अगेन फिर वो माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स में चेंज होता रहता है, कोस एक्स साइन एक्स में विद दैट साइन। तो इस तरह के फंक्शन अगर आपके पास रहते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनकी सबकी बात कर रही हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, इनका इसका डेरिवेटिव यही रहेगा एक्स रेज टू पावर एन। आफ्टर सम टाइम ये फाइनाइट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी फिनिश हो जाएगा, साइन और कोस हो गए। सो इस तरह की जो टर्म्स रहती हैं, इन इस तरह की जब टर्म्स आपके पास क्यू एक्स में रहेंगी तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। सो उस मेथड में उन टर्म्स के लिए हेल्पफुल है हमारा मेथड। सो ये फेल हो जाता है ये मेथड इफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 1/x टाइप से, tan x, secant x, log x टाइप से, जिनके ऐसे फंक्शन जिनके डेरिवेटिव आपके पास फाइनाइट नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, डेरिवेटिव कहीं फिनिश नहीं हो पा रहे हैं हमारे पास, तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा ये मेथड फेल हो जाता है। सो अभी कुछ जनरल या मोस्ट
जो हमें मोस्टली जो हमें फंक्शंस मिलते हैं क्यू एक्स में, उनके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम अज्यूम कर सकते हैं। और इस मेथड का नाम अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट, बिकॉज मान लीजिए अगर आपके पास फंक्शन क्यू एक्स की वैल्यू है सम कांस्टेंट टाइम ई रेज टू पावर ए एक्स, ए भी कांस्टेंट ही है। सो अगर इस तरह का आपके पास क्यू एक्स है तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल अज्यूम कर लिया आपने दैट y is equals to a1 e raised to power ax, where a1 is some coefficient which is undetermined. so a1 coefficient को आपने डिटरमिन करना, क्योंकि आपने pi पहले ही मान लिया है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a1 e रेज टू पावर ax, ये pi आपने पहले ही अज्यूम कर लिया है। सो इस अजम्पशन के बाद आप y का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, और वो इक्वेशन में पुट करना होगा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। सो वहां पे जो ये a1 कोफिशिएंट है ये एक अननोन की तरह रहेगा, और इस अननोन कोफिशिएंट को डिटरमिन करके जब आप वापस pi में पुट करेंगे तो उस केस में आपके पास आपका pi मिल जाएगा। सेकेंड देखिए कि अगर आपके पास क्यू एक्स सम कॉन्स्टेंट टाइम एक्स रेज टू पावर एन आपके पास है, दिस इज योर एन, और एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। सो एक्स रेज टू पावर एन टाइप का फंक्शन अगर आपके पास है तो उस केस में आपने पी आई किस तरह से ज्यूम करना है, आपने पी आई ज्यूम करना है y इज इक्वल्स टू a1 x रेज टू पावर n, a2 x रेज टू पावर n माइनस 1, a3 x रेज टू पावर n माइनस 2। समझ रहे होंगे कि ये क्या करना है कि जितनी x की पावर है उससे एक उसके डेरिवेटिव की टर्म, जो मतलब पॉसिबल डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव जो होते जा रहे हैं उसके पास जितनी पॉसिबल टर्म्स आएंगी उनको विद सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a1 जैसे a2 a3 अप टू an+1 में x रेज टू पावर 0 हो गई, मतलब कांस्टेंट टर्म सिर्फ बची है, बाकी x 0 हो गया, डेरिवेटिव करते करते फिनिश हो गया। सो इस तरह से आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल चूज करना है, फिर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करना है, और आपके पास a1 a2 a3 an+1 इन सब की वैल्यू आपने निकाल के वापस से पी में रखोगे और उसे CF के साथ कंक्लूड करके आपका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह से x रेज टू थर्ड है, देखिए अगर QX में सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर n e रेज टू पावर ax अगर आपके पास है, ठीक है, n अगेन वही पॉजिटिव इंटीजर। सो उस केस में आपने y को अज्यूम करना है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax, क्योंकि देखिए e रेज टू पावर ax जहां भी रहेगा उसका डेरिवेटिव, मान लीजिए ये आपके पास टर्म होती x e रेज टू पावर ax टाइप से, ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू है 1, सो x e रेज टू पावर ax अगर आपके पास टर्म है, सो दिस इज x e रेज टू पावर ax अगर आपके पास टर्म है तो उसमें आप डेरिवेटिव करने जाएंगे इसका। सो पहले x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, e रेज टू पावर ax टर्म बची आपके पास, क्लियर, मतलब है x नहीं है, सिर्फ e रेज टू पावर ax बची, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x एज इट इज होगा अब e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव e रेज टू पावर ax और मल्टीप्लाई करोगे किसी a से, कांस्टेंट हो जाएगा जो कि। सो उसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए अगर ये जब x का डेरिवेटिव 1 हो गया उस टाइम पे सिर्फ e रेज टू पावर ax, तो वो e रेज टू पावर ax मैंने बाहर लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ आ गई। सो मतलब है x e रेज टू पावर ax के सारे पॉसिबल डेरिवेटिव्स को आपने विद सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिखना है, दैट इज इट। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि सारे पॉसिबल डेरिवेटिव्स को विद सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने लेके ऐसा आपने पी बना के चूज कर लिया। अब देखिए पी आपने बनाया और पी आपने चूज कर लिया, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करके अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा, अगर वो वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है, कर रहा है, वो कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो पी चूज किया है वो एकदम सही है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकती है अगर आप पी गलत चूज करोगे, कॉन्ट्रडिक्शन किस सेंस में कि वो आपका पी आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है, ये सेल्फ करेक्टिंग एक तरह से मेथड है कि इसमें अगर आप गलत चूज कर लोगे तो ये अपने में आपको खुद से बता देगा ये मेथड कि आपने कुछ गलती कर दी है, ओके। सो इस तरह से देखिए फोर्थ आपके पास अगर QX में k टाइम्स ऑफ साइन ax प्लस बी टाइप की टर्म या कोस ax प्लस बी टाइप की टर्म, इसमें b 0 रहेगा तो साइन ax टाइप की हो जाएगी ना ये। सो इस तरह की अगर टाइम टर्म्स मिले, साइन और कोस की टर्म्स अगर आपको मिल रही हैं, तो उस केस में आपने जो y चूज करना है दैट इज a साइन ax प्लस बी प्लस कोस ax प्लस बी। को साइन अगर है, मान लीजिए आपके पास QX में साइन ax है, तो उसके पॉसिबल डेरिवेटिव्स क्या है, एक बार आएगा a टाइम्स ऑफ कोस ax, फिर आएगा माइनस a स्क्वायर साइन
ax, इस तरह की टर्म्स आएंगी वहां पे। तो वो जो माइनस आ रहा है वो तो a और b इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स में ही लिखा चला जाएगा, ठीक है। सो माइनस की आपने इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो साइन के पॉसिबल डेरिवेटिव्स रिपीटेडली क्या आएंगे, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, इस तरह से चलता रहेगा, साइन कोस में ही चलेगा वो। सो आपने इस केस में, ऐसे केस में पी आई चूज करना है, a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये दोनों के लिए ट्रू है। अगर कोस एक्स प्लस बी भी है आपके पास क्यू एक्स में तो भी यही आपने पी आई चूज करना है, साइन है तो भी यही पी आई चूज करना है। क्लियर। अब इसी तरह से अगर आपके पास क्यू एक्स में है k टाइम्स, मतलब सम कांस्टेंट टाइम e रेज टू पावर ए एक्स साइन और कोस के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो उस केस में e रेज टू पावर ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी या साइन बी एक्स प्लस सी के पॉसिबल डेरिवेटिव्स, तो क्या हो जाएगा पी आई, उस केस में आपका y हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स ए टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी टाइम्स ऑफ कोस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का पी आई आपका बन जाएगा वहाँ पे। क्लियर। नाउ सिक्स केस देखिए कि किस तरह से हो सकता है। अगर साइन और कोस के साथ एक्स रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई है, एंड एन इज अगेन पॉजिटिव इंटीजर, एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है। तो इस तरह का अगर जब आपके पास क्यू एक्स में कोई टर्म मिली आपको, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पी आई के आप कितना चूज करोगे, वाई आपने चूज करना है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन, और साइन के क्या पॉसिबल है डेरिवेटिव, साइन और कोस, तो वो लिख लिया आपने, ठीक है। ए वन साइन ए एक्स कोस बी एक्स, ओके, कोस सॉरी ए एक्स प्लस बी, मतलब साइन के पॉसिबल डेरिवेटिव्स आपने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, विद सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए वन और बी वन, फिर प्लस एक्स एन के भी तो सारे पॉसिबल डेरिवेटिव्स लिखने हैं ना आपने। सो एक्स एन का नेक्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद एक्स एन माइनस वन की टर्म बच जाती है, तो वो आपने टर्म मल्टीप्लाइड विद अगेन साइन और कोस के पॉसिबल डेरिवेटिव। लाइक वाइज एक्स रेज टू पावर 0 आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई, मतलब लास्ट में एक्स रेज टू पावर एम डेरिवेटिव होते होते लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई, और उसी तक के रेस्पेक्ट में ये आपके पास साइन और कोस के पॉसिबल डेरिवेटिव टर्म्स का सम यहाँ पे चल रहा है विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए इसमें ए वन बी वन ए टू बी टू ऐसे करके ए एन प्लस वन से बी एन प्लस वन की टर्म्स हो गई, ये आपने कैलकुलेट करने होंगे। ओके इसी तरह से अगर आपके पास सेवन, देखिए सेवंथ केस क्या पॉसिबल हो सकता है कि कांस्टेंट के साथ एक्स रेज टू पावर एन भी मल्टीप्लाई हो, ई रेज टू पावर ए एक्स भी मल्टीप्लाई हो, किसके साथ, साइन और कोस की टर्म्स के साथ। सो अभी ये सिक्स केस में यही था, बस इसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म और हो, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म अगर है तो एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज, और जो ये पॉसिबल केसेस हैं ये हमने जिस तरह से सिक्स केस में लिए थे इस तरह से ये आपने पी आई चूज करना है। क्लियर। अब देखिए, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास आप जो पी आई आप जो चूज कर रहे हैं उसके आप जो पी आई क्यू एक्स में कुछ टर्म्स आपकी ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके पास पहले से सी एफ में रही हों, ठीक है। सी एफ जो आपने मतलब होमोजेनियस इक्वेशन का पार्ट जो लेके जब आपने कैलकुलेट किया डेरिवेटिव, इसी चीज़ को देखिए कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फाइव टाइम्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर क्यू एक्स, ये आपके पास क्यू एक्स हो गया, ठीक है। अभी व्हेन नो टर्म ऑफ क्यू एक्स अकर इन सी एफ, इसका सी एफ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सी एफ आया, और कोई भी क्यू एक्स और सी एफ की टर्म अगर सेम नहीं आ रही है तो आपने पी आई कैसे चूज करना है, और अगर उन दोनों में कोई एक टर्म सिमिलर आ जाए या एक से ज़्यादा टर्म सिमिलर आ जाए तो आपने पी आई किस तरह से चूज करना है, उसके लिए अलग अलग यहाँ पे रूल है, ठीक है। अब देखिए इसका सी एफ निकला, सी एक्स में ऐसे टर्म्स हैं, ई रेज टू पावर एक्स कोस टू एक्स और ई रेज टू पावर एक्स टाइम साइन टू एक्स टाइप की टर्म है विद कांस्टेंट मल्टीप्लाई है सी वन सी टू। ओके सो ये आपके पास